नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे डीडी न्यूज पर आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं हमारा वक्त बदला है पर हमारे तेवर नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हर बार, बार बार और आज भी हम लगातार हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार चुनाव नतीजे आए, अब तो काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन चुनाव नतीजों का विश्लेषण अपनी अपनी तरह से लोग कर रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं वो जो चुनाव का विश्लेषण चल रहा है ना, उसी विश्लेषण की एक और कड़ी नहीं मैं आज बात करूंगा। आज बिहार चुनाव के विश्लेषण को दो टूक में एक नया ट्विस्ट देंगे, लेकिन ये ट्विस्ट हम खुद नहीं दे रहे हैं, बल्कि बिहार चुनाव नतीजों का जो विश्लेषण हो रहा था, ठीक उसी समय लालू यादव के परिवार में सत्ता के लिए जो सिर फुटअव्वल शुरू हुआ, जो जूतम पैजार शुरू हुआ, उसने इस पूरी कहानी को नया ट्विस्ट दे दिया है। और जानते हैं इस नए ट्विस्ट में क्या है? इस नए ट्विस्ट में, इस नए विश्लेषण में आज ये देश इस बात को चर्चा करे, क्योंकि आज ये चर्चा करना जरूरी है कि क्या देश में जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, वो तमाम परिवारवादी पार्टियां जब तक सत्ता रहती है तब तक वो परिवारवादी पार्टियां और परिवारों की वो पार्टियां तब तक सत्ता के फेविकोल से चिपकी रहती हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता छिटकती है, इन परिवारों में सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है। दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि यह मामला अकेले रोहिणी आचार्य का नहीं है। आप सोचेंगे मैं लालू के परिवार के निजी मामलों में या रोहिणी आचार्य पर चर्चा करना चाह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन देश की जनता को यह देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां एक परिवार विशेष की पार्टियां बन के रह गई है, वहां सत्ता के लिए किस किस तरह के प्रपंच रचे जाते हैं। क्योंकि जिन पार्टियों में सत्ता के लिए प्रपंच रचे जाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां देश की जनता के लिए भला क्या करेंगी, ये सवाल देश की जनता को समझना, जानना जरूरी है। आज रोहिणी आचार्य, लेकिन आज से करीब 43 साल पहले, अब देखिए इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। आज रोहिणी आचार्य के साथ लालू परिवार में जो कुछ हो रहा है, आज के 43 साल पहले ठीक वही कहानी एक और, बल्कि एक और नहीं, देश की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी कांग्रेस में वही कहानी, वही स्क्रिप्ट लिखी गई थी। आज जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करके, चप्पल दिखाकर घर से जो है निकाला गया धक्के देकर, ठीक उसी तरह से 43 साल पहले इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को रात ही रात अपने घर से दरबदर कर दिया था। सत्ता की लड़ाई यहां भी है, सत्ता का संघर्ष यहां भी है, लालू यादव के परिवार में भी है, और सत्ता का संघर्ष जो है इंदिरा गांधी के परिवार में भी था। क्योंकि संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी यह चाहती थी कि उनका वारिस कोई और नहीं, राजीव गांधी बने। क्योंकि यह भी बड़ी जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वारिस तो बेटा ही बनेगा, बेटे की बहू नहीं। तो इंदिरा गांधी ने सत्ता, कांग्रेस की सत्ता राजीव गांधी को सौंपने की तैयारी कर ली थी। लेकिन मेनका गांधी चाहती थी कि संजय गांधी की पत्नी होने के नाते, उनकी विधवा होने के नाते वो आगे आए राजनीति में और कांग्रेस का नेतृत्व करे। लेकिन जिस तरह से रोहिणी आचार्य को धक्के देकर निकाल दिया गया, ठीक उसी तरह से इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को धक्के देकर घर से निकाल दिया। तो मैंने कहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे 43 साल पहले 1982 की बात हो, या आज 2025, परिवारवादी पार्टियों का चाल, चरित्र, चेहरा कभी नहीं बदलता। यह देश को जानना चाहिए। और आज दो टूक में उसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरा शीर्षक जो है, आज का मेरा शीर्षक बता दूं दो टूक में, आज जिस पर मैं शीर्षक करूंगा, मेरा आज का शीर्षक है, परिवारवाद की हार
घर में जूतम पैजार। जी हां, परिवारवाद की हार हुई बिहार चुनाव में, यह भी एक मैसेज है, इस पर हम चर्चा करेंगे। परिवारवाद की हार, घर में जूतम पैजार, इस पर चर्चा करें। उससे पहले मैं यह चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद को जो कुछ कहते हैं, परिवारवाद पर जो कुछ बोलते रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद है। आज उनका एक छोटा सा बयान आपको सुनवाता हूं, फिर मैं आपको आज के टॉपिक का खबरदार आपको विस्तार से बताऊंगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जब कोई पार्टी परिवारवाद के शिकंजे में आ जाती है, तब उसे परिवार से ऊपर कोई नहीं दिखता। परिवारवादी मानसिकता नई सोच की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता नई प्रतिभा की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता युवाओं की दुश्मन होती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए वो वही पुरानी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। तो एक बार नहीं, प्रधानमंत्री ने बार बार परिवारवाद के खतरे से देश को आगाह किया और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का मेरा शीर्षक बिहार के संदर्भ में परिवारवाद की हार, घर में जूतम पैजार, इस पर चर्चा करें। उससे पहले इस खबर की धार आपको बताता हूं। इस खबर को समझिए, हम ये विषय आज क्यों उठा रहे हैं। आपको इस खबर की धार और इस खबर के विस्तार को एक एक करके बताता हूं, समझिए इस आज की खबर को। बिहार चुनाव परिणामों के कई विश्लेषणों में से एक विश्लेषण यह भी है कि बिहार में परिवारवाद की हार हुई है। परिवारवाद की हार हुई है बिहार में। विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस दोनों कट्टर परिवारवादी पार्टियां हैं, जिनको जनता ने सूपड़ा जिनका साफ कर दिया। और बिहार में इन दोनों परिवारवादी पार्टियों का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। जनता ने उन्हें उठाकर जो है कूड़ेदान में फेंक दिया, इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। बिहार के जेनजी ने, आप सुनिएगा, वो जेनजी जिसको राहुल गांधी बार बार भड़काने की कोशिश करते हैं, बिहार के जेनजी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेपो किड्स को, जी हां, ये नेपो किड है, मैंने पहले भी आपको दो टूक में बताया था, बिहार की जेनजी ने इन दोनों नेपो किड्स को ठुकरा दिया। इन दोनों नेपो किड्स की नीतियों को ठुकरा दिया, इनकी राजनीति को ठुकरा दिया। बिहार चुनाव में नेपो किड राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का मुकाबला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से था। अब ये देखिएगा मुकाबला किसमें हो रहा था, नेपो किड्स वर्सेस नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। मोदी 25 साल से और नीतीश 20 साल से सत्ता के शीर्ष पर हैं ये दोनों नेता, पर इनके परिवार का एक भी सदस्य नहीं है जिसको इन्होंने राजनीति में बढ़ाया। आज नरेंद्र मोदी के परिवार का कोई सदस्य नहीं है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनका चेहरा तक कोई नहीं पहचानता। तो ये इन नेपो किड्स की लड़ाई दरअसल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से थी, जो इस तरह की राजनीति से दूर रहते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव, ये देखिएगा बड़े इंटरेस्टिंग बात है, 2020 के विधानसभा चुनाव जो नतीजे आए थे बिहार के, उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे जीत के बाद, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन भी परिवारवाद का मुद्दा उठाया था। 2020 में बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परिवारों की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। साल 2020 में नरेंद्र मोदी ने बिहार और देश को इस खतरे से आगाह किया था। 3 साल पहले नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से परिवारवाद का मुद्दा उठाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब लाल किले से क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि परिवारवाद से देश को बचाने के लिए इसके खिलाफ जागरूकता पैदा करनी होगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लगातार जो है परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता क्या परिवारवाद के खिलाफ जागरूक हो गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। बिहार चुनाव नतीजों ने परिवारवादी पार्टियों को हराया और इन दलों में सत्ता के संघर्ष को दिखाया। पहले परिवारवादी पार्टियां हारी और उसके बाद इन दलों में सत्तावादी जो सत्ता का संघर्ष था वो सामने आ गया। चुनाव नतीजा आने के बाद लालू यादव के परिवार में सत्ता के लिए जूतम पैजार शुरू हो चुका है। सड़कों पर जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो आप बाइट्स देख रहे हैं, जो आप ट्वीट्स देख रहे हैं, वो सब ये सत्ता की जो है जंग चल रही है। हार के बाद तेजस्वी सत्ता से चिपके हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता आरजेडी की उन्हीं के हाथ में रहे। और आज जो है उनको विधायक दल का नेता भी घोषित कर दिया गया, उनको गुलदस्ते दिए जा रहे थे। तो तेजस्वी यादव सत्ता से चिपके हुए हैं और उन्हें चुनौती देने वालों को धकियाया जा रहा है, पार्टी से धकियाया जा रहा है। लालू यादव के घर से बेटी को अपमानित करके निकाला जा रहा है। ये कुछ हो रहा है लालू यादव के परिवार में। पर फिर से कह रहा हूं, इससे पहले भी कांग्रेस और सपा
जैसी परिवारवादी पार्टियों में सत्ता की जंग हम ये देख चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है, ऐसी सत्ता की जंग हमने इन परिवारवादी पार्टियों में बार बार देखी है, लगातार देखी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परिवारवादी पार्टियों से देश को आगाह करते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बिहार में जो कुछ चल रहा है, जो सत्ता की लड़ाई और जो परिवार के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, वो जरा आपको देखना चाहिए। उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करूंगा। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई है। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है? ये जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो, वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। अगर ऐसा कोई अगर बोला है, अगर ऐसा कोई बात अगर कोई बोला है, अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। तो उसको खुद जो है अधिकार है, तो बेटी भी है घर का, उसको पूरा अधिकार है कोई चीज़ भी बोलने का, कहने का, सुनने का। जिनका नाम रोहिणी जी ने लिया है, वो पहले भी राजद परिवार में कई तरह के गलत निर्णय उनके द्वारा करवाया गया। पहले भी तेजस्वी जी भी, प्रताप जी भी कई बार इस संदर्भ को चर्चा की। और ऐसे लोगों को यदि तेजस्वी जी रखते भी हैं तो पॉलिटिकल रखें, परिवार में भागीदार और हिस्सेदार न बनने दें। बहनों को जो काम किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई अपनी बहन बेटी को इस तरह से बेइज्जत करके घर से मारपीट के निकाला जाए, हमें सचमुच में अब डर लग रहा है कि कहीं लालू जी और राबड़ी जी के जीवन पर खतरा तो महसूस नहीं हो रहा। तो ये तमाम बयान मैंने आपको सुनवाए, जिस तरह से रोहिणी आचार्य उन्होंने खुद कहा कि चप्पल, अब सोचिए वो बेटी, वो बहन जिसने पिता को किडनी दी थी, उसको घर से निकाला जाता है और ये कह के निकाला जाता है कि भाई मामलों में तुम मत बोलो, और उनको अपमानित करके, और जो रोहिणी आचार्य कह रही हैं, चप्पल उन पर फेंकी गई, अपमानित किया गया, गालियां दी गई। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये सब राजनीति में पहली बार नहीं हो रहा है। लोग भूल गए होंगे, आज की जेनजी भूल गई होगी, लेकिन आज उनको याद दिलाना जरूरी है कि ये सब राजनीति में जो परिवारवादी पार्टियां होती हैं, ये उनमें पुराना एक दस्तूर है। सत्ता के लिए इसी तरह से यहां पर जो है संघर्ष होता है। भाई भाई का नहीं रहता, और बेटा पिता का नहीं रहता, और सास बहू की नहीं रहती। ये सब कहानियां राजनीति में होती है। आज उन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो जुड़ रहे हैं मेहमान, आइए परिचय करवा दूं। शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, शिवम त्यागी नहीं जुड़े हैं, अभी कुछ ही देर में शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ेंगे बीजेपी से। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नित्य रंजन कुमार एलजेपी के जो हैं चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ सूर्य मैथिल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जल्द शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन तहसीन पूनावाला, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या वक्त आ गया है परिवारवादी पार्टियों और नेपो किड्स को,
जनता ने एक संदेश दे दिया कि भाई ये राजनीति तो नहीं चलेगी। अशोक जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज। ये बात बिल्कुल सही कि पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग जो हमारी ज्योग्राफी, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपोटिज्म के खिलाफ, नेपाल, श्रीलंका हो गए, पब्लिक समझती है कि कहीं ना कहीं ये चेंज होना चाहिए। नेपोटिज्म एक वजह है जिसकी वजह से आदमी या एक बच्चा मेरिट की वजह से नहीं, वो कहाँ पैदा हुआ उसकी वजह से आगे जाता है। और नेपोटिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स में, राजनीति में नहीं, हमारे कल्चर में, ये फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत सारी जगहों पे। एक मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा, बीजेपी में भी नेपोटिज्म है। हालांकि बीजेपी कहती है उनका नेपोटिज्म कांग्रेस के नेपोटिज्म से अलग है, क्योंकि बीजेपी कहते हैं हमारा अध्यक्ष जो है वो पारिवारिक नहीं होता। आज नड्डा जी है, कल कौन होगा नहीं पता होगा, उसके पहले अमित शाह जी थे, उसके पहले अमित शाह जी थे, उसके पहले राजनाथ सिंह जी थे, उसके पहले गडकरी जी थे। लेकिन बीजेपी में भी अगर अनुराग ठाकुर जी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या वसुंधरा राजे जी के बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या सुषमा स्वराज जी की बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या जय शाह जी बीसीसीआई में बैठे, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, क्योंकि अमित शाह जी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, वो नेपोटिज्म ही है। फर्क इतना है कि हर नेपो बच्चा, चाहे वो कांग्रेस में हो या भाजपा में हो, उदाहरण अगर मैं आपको बांसुरी स्वराज का दे दूं, कहेंगे मैंने इतनी 11 साल मैंने श्रम किया। प्रॉब्लम ये होता है कि नेपोटिज्म में एक टैलेंट व्यक्ति को वो मौका नहीं मिलता जो एक नेपो बच्चे को मिलता है। ये एक दिक्कत है। अगर आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के बच्चे को देख ले, और ये कांग्रेस में भी, मैं किसी एक उसको नहीं डिफाइन करता, तो भारत को ये फैसला करना होगा कि हम नेपोटिज्म को रिजेक्ट करें, और खास करके पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री में ये कैसे होगा, इस पर विचार होना होगा। बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी नेपोटिज्म के खिलाफ में, अगर बीजेपी सच में नेपोटिज्म के खिलाफ होती तो आदरणीय प्रधानमंत्री चिराग पासवान से गठबंधन नहीं करते, चंद्रबाबू नायडू जी से गठबंधन नहीं करते, उसका नेपो बच्चा रोज आता है दिल्ली के अंदर, नारा लोकेश। तो प्रॉब्लम है कि नेपोटिज्म, हर नेपो बच्चा समझता है कि वो मेहनत की वजह से आए, उसके कार्यकर्ता बताते हैं वो मेहनत की वजह से आए, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं। ओके, मैं जो है, इससे पहले कि मेरे साथ शिवम त्यागी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शिवम जी ने अगर सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उनको बता दूंगा, जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, जो मैंने इतने लंबे समय की जो अपनी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के आधार पर मैंने जो एक निष्कर्ष निकाला, और आपने ठीक कहा, हर पार्टियों में मैं तो देख रहा था कि बीजेपी में कई नेताओं के बच्चे हैं और उनको आसानी से जो आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ये ठीक है। लेकिन फ़र्क बीजेपी और बाकी पार्टियों में क्या है, ये जो है, अगर मैं दिल्ली के संदर्भ में कहूँ, जितनी मुझे राजनीतिक समझ है, दिल्ली के चुनावों में प्रवेश वर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के कद्दावर दावेदार हैं, थे। प्रवेश वर्मा जिस तरह से जीते थे चुनाव, अरविंद केजरीवाल को हराकर, जिस तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, सब कुछ उनके फेवर में था। लेकिन मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा के पक्ष में एक बात नहीं गई, और वो बात ये कि वो पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ये मैंने किसी बीजेपी नेता से बात नहीं की, मैं अपनी राजनीतिक समझ और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के आधार पर कह रहा हूं। अनुराग ठाकुर को बीजेपी में मौका तब मिला जब उनके पिताजी प्रेम कुमार धूमल राजनीतिक परिदृश्य से हट गए थे। ये सब चीजें हमारे सामने। आज राजनाथ सिंह जी के जो बेटे हैं वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश क्या और केंद्र की राजनीति में मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह उनके पिता। ये बात अलग है, जब पिता नहीं होंगे तो शायद वो बीजेपी में एक बड़े नेता के, मैं मोटे तौर पर जो मेरी समझ है वो कह रहा हूं। लेकिन आपने जो बात कही, एक लाइन मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, डिग्री बीजेपी में थोड़ी सी कम है, बट ये नहीं कि बीजेपी ने, ऑफ कोर्स थोड़ी सी कम है। हम बेईमान हो गए अगर इसके नहीं मानेंगे, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में नेपोटिज्म नहीं, मेरे हिसाब से वो लेफ्ट की पार्टी। ठीक है, वहां पे भी वो 2 प्रकाश कराट जी और बिंदा कराट जी थे, बट वो कॉलेज से एक साथ थे और उनका रिलेशनशिप था। बाकी नेपोटिज्म लेफ्ट की पार्टी चलती है, हर पार्टी में डिग्री कम है, डिग्री बीजेपी में कम है। ऑब्वियसली शिवम त्यागी, डिग्री कम है भाई, डिग्री कम है, पर नेपोटिज्म और नेपो किड्स तो बीजेपी में भी। ठीक है अशोक जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक नेपोटिज्म की बात है, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि कहीं पर भी, और मैं इसको बहुत किसी हद तक मानता भी हूं कि तहसीन पूनावाला अगर कांग्रेस के नेता हैं तो जाहिर है घर में कांग्रेस वाला ही माहौल रहता होगा, है ना। हमारा जो भतीजा है, बड़ा होकर जाहिर है वो राजनीतिक माहौल ही देखेगा, और संभावनाएं हैं कि वो कांग्रेस में रहे या फिर राजनीति में रहे, बहुत स्वाभाविक है। उसका चाचा बीजेपी में,
मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी में रहे, अपवाद तो सब जगह होते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि वो विचारधारा बदल सकता है, लेकिन ये संभावनाएं 80-90% तक प्रबल है कि वो राजनीति में आएगा, क्योंकि घर का माहौल ऐसा ही रहेगा, है ना। वो अलग बात है, लेकिन अगर दिक्कत कहां से शुरू होगी कि अगर तहसीन पूनावाला आज एक पार्टी फॉर्म कर ले और ये तय कर दें कि हमारा जो भतीजा है वो आने वाले समय में, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, तहसीन पूनावाला के बाद उस कुर्सी पर अगर कोई बैठेगा तो वो उनका बच्चा बैठेगा। यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लालू प्रसाद यादव के बेटे की राजनीति में आने में नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी भी कॉस्ट पर पूरे प्रदेश में एक भी आदमी ऐसा ना ढूंढ पाए कि उस कुर्सी पर कोई अलावा तेजस्वी के बैठ ही नहीं सकता। यहां प्रॉब्लम है। मुलायम सिंह यादव ये फिक्स कर दे कि पहले वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगे और उसके बाद चाहे उनका भाई जिसने उनको कुर्सी देके अपने आप धरती पर बैठना चुना, चाहे उसने उनके साथ साइकिल पर वो चले, वो पैदल भागा, लेकिन कुर्सी अखिलेश यादव को ही मिले और उसके लिए उसको फिक्स कर दिया जाए, उसको पैक कर दिया जाए कि मुलायम सिंह जी के बाद ये जो है अखिलेश यादव ही बैठेंगे। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन चाहे मेरे देश में सनातन को गाली दे, हिंदुओं को गाली दे, हमें गाली दे, कितना भी इनकॉम्पिटेंट हो, लेकिन कुर्सी उसी की है और उसको मंत्री बनाकर कल उसी को पूरी सत्ता दी जाएगी। प्रॉब्लम वहां है। और एक और एग्जाम्पल, चाहे आप 95 चुनाव हार जाओ, चाहे हिंदुओं को गाली दे दो, चाहे आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब हो, चाहे 3 बार आप केंद्र में हार चुके हो, लेकिन नेता तो मेरा बेटा ही रहेगा, चाहे वो साल में से मतलब 8 महीना विदेश रहता हो, लेकिन नेता तो मेरा बेटा ही रहेगा। प्रॉब्लम इस वाली सोच में है। एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं। अब मैं एक चीज बताता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए। अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज के बेहद शानदार एंकर हैं, बहुत अच्छी बात है। कल बच्चा जो है परिवार में होगा, जाहिर है सारा दिन पत्रकारिता का माहौल रहता होगा, वो पत्रकारिता में आए, डीडी न्यूज में आए, अपनी तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए और पत्रकार बने, देश का बड़ा हम सब चाहेंगे। लेकिन जब अशोक श्रीवास्तव रिटायरमेंट ले तो अपनी कुर्सी पे सेलो टेप चिपकाकर चले जाएं कि इस पर तो मेरा बेटा बैठेगा और कोई नहीं बैठ सकता। प्रॉब्लम वहां है बॉस। दिक्कत सिर्फ वहां है, वो बदलने की आवश्यकता। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, इस तरह की स्थितियां इस देश को इतना खराब कर देती हैं कि सबसे पहले, और ये स्टैंडर्ड है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहला, जाहिर है आपने दे दिया संजय गांधी जी और उसके बाद मेनका गांधी जी और वो परिवार का ड्रिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद अखिलेश यादव के परिवार में तरीके से, यहां पे ना जैसे आप एक तरीके से इसको इस तरीके से जैसे किसी फल के लेयर छील छील के उसको अलग किया जाता है ना, यहां अपने बेटे के लिए कुर्सी सिक्योर करने के लिए परिवार को, खानदान को, राज्य को ऐसे छील छील कर अलग किया जाता है। पहले चाचा को अलग हटाएंगे, लालू प्रसाद यादव जी ने तो अपने समय में ही ये कर दिया था, लेकिन बच्चे परिवार में हैं तो अब धीरे धीरे करके एक एक को हटाया जा रहा है, ट्रांजिशन दिखाई जा रही है। यही सेम हुआ बिल्कुल अखिलेश यादव के केस में कि चाचाओं को हटाने के लिए एक अलग प्लानिंग चली, सारा माहौल चला, अपमानित कर होना पड़ा, उसके बाद जाकर उन्होंने सत्ता कब्जाई। आज तेजस्वी यादव की स्थिति ये हो गई है कि बहन को भी अलग अपमानित किया जा रहा है, पिता को भी अलग अपमानित किया जा रहा है, बहन और इसके जो अपने परिवार के 8 भाई बहनों का नहीं हो रहा, जो अखिलेश यादव अपने सगे चाचा का नहीं हुए। मुझे अच्छे से याद है, मैं, मेरे मित्र हैं, बड़े करीबी हैं। एक 10 सेकंड और दे दीजिएगा। जब शिवपाल यादव जी ने पार्टी बनाई तो उनका कहना था कि शिवपाल यादव जी दिन रात 24 घंटे बस यही इंतजार करते रहते थे कि एक बार अगर अखिलेश यादव का फोन आ जाए तो वो भागे भागे अपने भतीजे के पास चले जाए। जिस आदमी ने 50 साल मेहनत करी उसकी ये स्थिति आ गई थी। ये अपने खानदान के नहीं हो सकते, ये अपने चाचा के नहीं हो सकते, सगी बहन के नहीं हो सकते, पिता के नहीं हो सकते, ये राज्य के क्या होंगे भाई? जो आपने अखिलेश यादव साहब उठाए वो भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पर पार्टी बात करेंगे, लेकिन तहसीन पूनावाला उससे पहले मैं एक विषय और लेना चाह रहा हूं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फिर से कह रहा हूं, मैं तो देख रहा था भारत के 20 राज्यों में, और ये देश की जनता को तय करना है कि वो इसी तरह की राजनीति चाहती हैं क्या। भारत के 20 राज्यों में 34 प्रमुख पार्टियां जो हैं वो वंशवाद के आधार पर चल रही हैं। वंशवाद के आधार पे मतलब मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा, दक्षिण से लेकर वो जो है जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक उठा के देख लीजिए, तमिलनाडु तक उठा के देख लीजिए। मतलब अध्यक्ष पार्टी का मैं ही बनूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा। ये जो वंशवादी राजनीति है, मैं फिर कह रहा हूं, ये बिहार की जनता ने इसको नकार दिया है। अगर उसके बावजूद लोग ये मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन शिवम त्यागी ने जो बात की तहसीन जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 95 हार,
अब तो देखिए आज तो आ गया ना, तेजस्वी यादव के घर का झगड़ा किस लिए है? तेजस्वी यादव हारे, बुरी तरह से हारे। और आपने मेरे साथ दो टूक में जिस दिन नतीजे आए थे कहा था इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, जो लोग शीर्ष पर हैं उनका आकलन होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? हुआ यह कि तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई सर्वे सर्वा तो मैं ही रहूंगा। और जब घर में ही चुनौती मिली कि भैया इतनी बुरी हार के बाद आप सर्वे, तो बहन को जो है धकिया के घर से निकाल दिया। और यही चीज जो है कांग्रेस में 95 हार हो चुकी हैं राहुल गांधी की, लेकिन रोज नया बकरा ढूंढते हैं। राहुल गांधी को बचाना है तो रोज नया बकरा हलाल करेंगे। 95 बकरे हलाल कर चुके हैं। अब आज इस बार भी बिहार चुनाव में नया बकरा ढूंढेंगे हलाल करने के लिए, ताकि राहुल गांधी जी की सत्ता जो है बरकरार रहे, उसको कोई चुनौती ना दे। और तहसीन पूनावाला, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस के अंदर बहुत लोग मानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर करने वाली नेता उनको मानते हैं। मैं नहीं जानता, उनका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को इतने सालों तक राजनीति से दूर रखा गया सिर्फ इसलिए ताकि राहुल गांधी को राजनीति में जमा दिया जाए। वो अलग बात है, राहुल गांधी जमे नहीं तो थक हार कर प्रियंका गांधी को भी लाना पड़ा। अच्छा जी, किसी के परिवार के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वो परिवार का मामले पर मुझे नहीं बोलना है, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कहीं ना कहीं, और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको वंशवाद चलाते। तो हो क्या गया है, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लो, मुफ्ती परिवार या अब्दुल्ला परिवार, वो उस सूबे के राजा हो गए और छोटे छोटे कबीले हो गए। वहां के भी जो जिनको एमएलए एमपी के टिकट देते वो भी वंशवाद से आते। प्रॉब्लम है कि देश की आवाम को, देश की जनता को इसके खिलाफ अब आवाज उठानी पड़ेगी और इस सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट करना। मैं कहता हूं बिहार में उठाई, बहुत शानदार उदाहरण दिया। फिर आप चिराग पासवान को कैसे कहते हैं? हाँ, वो बिल्कुल चिराग पासवान से सवाल होगा। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि परिवार में बात हो रही है कि कोई परिवार में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो फिर आप चंद्रबाबू नायडू जी के परिवार को कैसे बीजेपी उनके साथ गठबंधन करती है? उनके भी आप जानते हैं उनके फादर इन लॉ के साथ जो हुआ था, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता हूँ, या जगन के साथ जो अनऑफिशियल गठबंधन था। सवाल ये नहीं है, सवाल कौन किससे गठबंधन करता वो भी नहीं, सवाल ये है आज एज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की तरह, हमें जनता की तरह तय करना है कि कब तक हम हमारी डेस्टिनी उन लोगों को देगी जो केपेबल नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टी हो। नेपोटिज्म की डिग्री अगर आप कहते हो बदलती है, लेकिन वो नेपोटिज्म तो है ही। आपने जो उदाहरण दिया परवेश वर्मा का, वो इसीलिए उसको वो एडवांटेज मिला उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्योंकि वो साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं या थे, और वो बहुत कद्दावर नेता थे दिल्ली के, इसलिए उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला। वो अगर मेरा बेटा 10वें ब्लॉक से चालू करता है, 12 पॉइंट्स की रेस है, और किसी और का बेटा 0 से चालू करता है, उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसके बाद शिवम एक छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और नित्य रंजन जी के पास जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात जब लाल किले से कही थी 15 अगस्त को साल 2022 में, तो उन्होंने कहा था सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा मैं, उन्होंने कहा चिंता यह है कि देश के हर क्षेत्र में, राजनीति से इतर भी। और बात बिल्कुल ठीक है, अगर अमिताभ बच्चन का बेटा, उसको एक स्टार्ट मिलेगा, बढ़िया स्टार्ट मिलेगा। उसी तरह से जो है राजेंद्र कुमार के बेटे को एक बढ़िया स्टार्ट मिला, उसी तरह से सुनील दत्त के बेटे को एक बढ़िया स्टार्ट मिला। प्रोड्यूसर वहां पर पैसे के जो है ब्रीफकेस लेकर बैठे रहते थे कि आपका बेटा, वो स्टार्ट मिलता है। दिल्ली से कोई जाएगा तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये हर क्षेत्र में है जिसको लेकर जनता को सोचना पड़ेगा। लेकिन शिवम त्यागी, सवाल यह है कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं, अभी नित्य रंजन कुमार जी मेरे साथ बैठे हैं, उनसे भी पूछूंगा, उनके पीछे जो है तस्वीर लगी है चिराग पासवान जी की और उनके पिता रामविलास पासवान जी की, तो आपके सहयोगी आपके गठबंधन में भी तो ये हैं, चंद्रबाबू नायडू, वो जो परिवारवादी पार्टियां बिल्कुल चल रही हैं, उनसे क्यों इतना दोस्ताना? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना होता है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, चाहे वो एलजेपी हो और चाहे बाकी सारी पार्टियां हो, अगर उनकी और हमारी सोच 100% मिलती तो वो हमारी पार्टी ही होते। किन्हीं विषयों पर उनका मत अपना अलग हो सकता है, उसके लिए वो जवाब दे। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बांसुरी स्वराज, उनको मौका तब मिला तब श्रीमती सुषमा स्वराज जी नहीं रही, उसके बाद उन्होंने काफी मेहनत की, संयोजिका स्तर से लेवल से उठकर आए। इसके अलावा पंकज जी जो राजनाथ जी के बेटे हैं, जाहिर है युवा मोर्चा से राजनीति शुरू करके आ रहा है और आज भी विधायक है और 3 से 4 बार के विधायक हो चुके हैं। और बावजूद उसके उनके जो दूसरे बेटे हैं वो दिन रात भाजपा में मेहनत करते हैं, बावजूद उसके
अभी तक उनको चुनावी राजनीति में आने का वो नहीं मिला। किसी और पार्टी में होते तो सोचिए वो कहां होते और कितने बड़े नेता अभी तक हो चुके होते। इसके अलावा छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं किसी को भी उठा लीजिए, अनुराग ठाकुर जी, जब उसके बाद वो धूमल जी जब नहीं राजनीति में रहे, एक्टिव राजनीति में, उसके बाद उनको मौका मिला। इसके अलावा छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं हमारे स्टॉलवर्ड्स को ले लीजिए, एलके आडवाणी जी, उनकी बेटी अभी भी राजनीति में नहीं है, लेकिन सोचिए अगर कोई और पार्टी होती तो क्या स्थिति होती। मतलब वो सुधांशु जी की भाषा याद हो गई, क्या जलवाए जलाल होता उनका अगर यही लोग कांग्रेस में होते तो। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है। आप देखिए ना, एमजीआर जी के बाद करुणानिधि आए, लेकिन करुणानिधि आगे कहां घूम रहे हैं, फिर उसके अलावा अगर बाकी पार्टियों में आकर देखें तो कहां घूम रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल से भी उम्मीदें कुछ और थी, लेकिन उन्होंने क्या करने की कोशिश की, और आप लिख कर ले लीजिए। ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं स्टार्टिंग पॉइंट कभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। मेरा बेटा संभवतः हो सकता है उसको प्रायोरिटी मिल जाए प्रवक्ता बनने में शायद, लेकिन वो वहां रह तभी पाएगा तब वो परफॉर्मेंस करेगा, अदरवाइज संभावनाएं नहीं। और दूसरा एक और चीज, 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और जो कहा इस समय तहसीन भाई ने कि भाई अगर जनता इस बात को तय कर ले कि उनको नहीं रहना है तो जनता बाहर कर। जनता कितना तय करे? जनता ने राजकुमार को 95 चुनाव हराकर कह दिया कि भैया जी आप इनको कृपया करके बाहर रखें, ये विदेशों में घूमे, दार्शनिक बने, फिलोसोफर बने, अलग अलग चीजों पर किताब लिखे, वो चुनाव के लायक नहीं है। लेकिन आप लोग पे थोपे जा रहे हैं। मुझे भुवन भास्कर जोशी और नित्य रंजन जी के पास जाना रुकिए, लेकिन ये सवाल आपसे बना हुआ है कि जनता कब तक 95 चुनाव हारने वाले नेता को जो है ढोती रहेगी और कांग्रेस कब तक ढोती रहेगी, ये सवाल बना हुआ है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और नित्य रंजन कुमार जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूं। देखिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जो आरजेडी में हो रहा है, जो लालू यादव जी के परिवार में हो रहा है, इतना पीड़ादायी, इतना दुखद है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और ये चीज जो है हमने एलजेपी में भी देखा, वहां भी चाचा भतीजे अलग हुए। तो ये क्या एक ट्रेंड बन गया कि सत्ता के लिए जो है परिवार में इस तरह से जो है लड़ाई होगी, और अगर परिवारवादी पार्टियां रहेंगी तो हमको इस तरह की सत्ता के लिए जो है संघर्ष भी देखने पड़ेंगे। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। देखिए, आज अशोक जी मैं आशा कर रहा था जब आप नेपो किड्स की बात करेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो 2 नाम को आप अवश्य लें, आदरणीय चिराग पासवान जी का और संतोष मांझी जी का। मैं संतोष मांझी जी के बारे में आपके दर्शकों को और देश को बताना चाहता हूं, जनता की अदालत ने उनको चुनाव हराया। वो मांझी जी के बेटे थे, उनको एमएलसी बनाया गया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, और उनको मंत्री बनाया गया। जनता की अदालत ने उनको हराने का काम करा, और मांझी जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया, एक नई दिशा दे दी है जिसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब तो बेटा एमएलसी होगा, बहू एमएलए है, और समदन भी एमएलए है। नया ट्रेंड है कि समदनों के लिए भी अब नया स्कोप खोल दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मांझी जी को। रामविलास पासवान जी की वजह से वो राजनीति में आए, ये पूरे देश को पता है। उनका जो सगा बहन का हस्बैंड है वो भी एमएलए है, वो उनके क्या रामविलास पासवान जी के, चिराग पासवान जी के, अरुण भारती उनका नाम है, क्योंकि मुझे पूरा पढ़ना पड़ा, पूरा पढ़ना पड़ा। और देश ने एक वो चित्र भी देखा है इस बार कि पत्नी को टिकट देते हुए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा, जो भारतीय जनता पार्टी के छतरी के नीचे है। ये सारी पारिवारिक पार्टियां, हम से लेकर और आपको दूसरी पार्टी, मतलब चिराग पासवान जी की पार्टी हो गई, तीसरी मांझी जी की पार्टी हो गई, हम हो गई, ये सब वो पार्टियां जो परिवारवाद पे चलती हैं और अब नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। समदन, बहू, बेटा, जमाई, सबको एक नया ट्रेंड बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा ये है। और अभी आप जिनकी बात करके, प्रवेश वर्मा जी की बात करके, बांसुरी जी की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूरा जीवन निकाल देता है, एक पार्षद का टिकट नहीं मिल पाता। जो इन पे कृपा दृष्टि हुई है वो इसीलिए हुई है। नहीं जोशी जी, आपकी बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूं, और मैं तो कहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता सबक सिखाए ऐसे नेपो किड्स को, और इस तरह की जो राजनीति करती है परिवार, जनता उनको सबक सिखाए। जनता सबक सिखाती भी है। आपने जो कहा मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन आपने जो कहा कि आप उसके खिलाफ है, मेरा सवाल आज ये है। आपने कहा चिराग पासवान का, आपने मांझी जी के बेटे का, मैं कहता हूं बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि बेटा और बात, लेकिन क्या आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप अपनी बात से सहमत है कि मेरा सवाल सीधा सा है, क्या राजनीति में इस तरह से नहीं होना चाहिए ना? आप सहमत है ना? अब जो एंगल आप कहना चाहते हैं मुझसे, और जो हमारी विपक्षियों ने भी कहा
चाहे वो त्यागी जी ने कहा हो, चाहे अन्य लोगों ने कहा, मैं उसको बहुत खुल के बोलना चाहता हूँ जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पास। माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा संघर्ष करके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही आप लोग थे, ये हमारे विपक्षी थे जो धो के कहते थे 2017 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे उनकी लीडरशिप में, 22 का चुनाव हारे, ये कहते हुए थकते नहीं थे। लेकिन आज वो नहीं कह रहे कि माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पिताजी के रिकॉर्ड को भी तोड़कर तो अपनी पार्टी की तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम करा। ये संघर्ष के द्वारा। जोशी जी सुनिए, जोशी जी एक मिनट, जोशी जी सुनिए। जो लोकसभा चुनाव में जीत मिली उसके लिए आपको मैं बहुत बार बधाई दे चुका हूं, एक बार और देता हूं। मैं ये कहता हूं अखिलेश यादव को कुर्सी किससे मिली थी और अखिलेश यादव का चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने थे। और दूसरी बात है, चुनाव लड़े बिना मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनको जो मौके मिले, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो परिवारवादी पार्टी नहीं है, क्या इतने मौके किसी को मिलते हैं? अभी आपने संतोष मांझी की बात करी, मैं आपसे पूछ रहा हूं अखिलेश यादव तो उनको बैठे बैठाए कुर्सी मिली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चुनाव हारे ना, तो फिर उनका हिसाब क्यों नहीं हुआ? फिर उनको क्यों दोबारा बनाया गया? फिर क्यों उनको लोकसभा तक मौका दिया गया? मैं आपको उसी बात को बताना चाहता हूं, जिन लोगों को भ्रम है कि माननीय अखिलेश यादव जी को कुर्सी मिली, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे 403 विधानसभाओं में साइकिल यात्रा निकाली। अच्छा, प्रदेश के यूथ के अध्यक्ष होते थे सर। जोशी जी सुनिए ना सर, जोशी जी सुनिए ना, जोशी जी प्लीज सुनिए। साइकिल यात्रा मैं भी निकाल देता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में, मुझे भी समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालूंगा। मुझे भी कोई जो है ऐसे कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई समाजवादी पार्टी का, मैं साइकिल यात्रा साइकिल चलाऊंगा। मैं अशोक जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप 5 जिले में निकाल के दीजिए, मुझे उसके बाद पद देंगे। मैं साइकिल यात्रा निकाल लूं, मुझे पद देंगे, मुझे पद देंगे। और सुनिए जोशी जी, मैं अभी जोशी जी सुनिए, आपने कहा, एक मिनट जोशी जी सुनिए, अखिलेश यादव के साथ, एक मिनट जोशी जी, अखिलेश यादव के साथ साइकिल पर निकलने वाले ना समाजवादी पार्टी में ही एक नहीं 56,000 लोग होंगे, लेकिन वो 56,000 आज तक साइकिल पे घूम रहे हैं, आज तक घूम रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, जब हम जैसा सामान्य कार्यकर्ता, एक साधारण किसान का बेटा, एक कर्मचारी का बेटा अगर प्रवक्ता बन सकता है, ये केवल सर प्रवक्ता, सर छोड़िए, सर प्रवक्ता तो सर प्रवक्ता तो जो है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं नित्य रंजन जी को मैं जानता हूँ। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट जोशी जी, एक मिनट सुनिए, जोशी जी एक मिनट सुनिए, प्रवक्ता की बात कर रहे हैं ना अभी नित्य रंजन। जोशी जी सुनिए तो सही, जोशी जी सुनिए तो सही। नित्य रंजन जी मेरे साथ बैठे हैं, वो मेरे साथ जो है दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होते थे, उनका दूर दूर तक एलजेपी से नाता नहीं था, लेकिन वो एलजेपी में गए, उसके बाद वहां संघर्ष करके प्रवक्ता बन गए। शिवम त्यागी जो है मेरे शो में आते थे, प्रवक्ता नहीं थे वो, उन्होंने मेहनत करी, टेलीविजन चैनल पर अपनी प्रतिभा दिखाई, वो प्रवक्ता बन गए। तो प्रवक्ता किसी पार्टी का बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज जो मेरा विषय था, मैं उस परिवारवाद की बात कर रहा हूं। अभी नित्य रंजन जी आपको मौका दूंगा, सूर्य मैथिल आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आज का मेरा एक मूल विषय यह था कि सत्ता के लिए पार्टियों में जो संघर्ष होते हैं वो परिवार के संघर्ष होते हैं, परिवार के संघर्ष होते हैं। और मैंने अभी मेनका गांधी का बताया, ये खबर मेरे पास पूरी, मेनका गांधी को कैसे निकाला गया था नंगे पैर। ये देखिए मेनका गांधी को कैसे धक्के मार के निकाला गया था, इंदिरा गांधी ने कैसे धक्के मार के निकाला था नंगे पैर। और गुस्से से लाल इंदिरा ने मेनका से कहा तुरंत घर से निकल जाओ, सामान पैक नहीं करने दिया। ये परिवारवादी पार्टियों में होता है सत्ता के लिए। जिस तरह से रोहिणी आचार्य को धक्के मारकर, गालियां देकर, चप्पल मार के निकाला गया, ठीक उसी तरह से मेनका गांधी को निकाला गया था 43 साल पहले। और मोहन भास्कर जोशी जी, समाजवादी पार्टी में क्या हुआ था ये देश, ये किसी को पता नहीं है। अखिलेश यादव ने माइक छीन लिया था अपने पिता से, माइक छीन लिया था। पूरी खबर अगर पढ़ेंगे तो मुझे आज लगता है कि ये लोग भूल गए होंगे, ये लोग भूल गए होंगे। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से माइक छीन लिया, कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने माइक छीनने की कोशिश की। माइक की छीना झपटी में शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच हाथ की कोहनी से धक्का मुक्की हुई।
कार्यकर्ता को जहां मौका मिल रहा था आशु मलिक पर हाथ साफ कर रहे थे। मुलायम ने कहा, मुलायम से नाराज अखिलेश यादव पास गए और कहा नेताजी मुझे चिट्ठी, अखिलेश यादव गए, नेताजी मुझे चिट्ठी दिखाइए। इस पर मुलायम नाराज हुए। कुछ कार्यकर्ताओं ने आशु मलिक के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। अखिलेश फिर चीखे। इसने ही अमर सिंह के साथ मिलकर खबर छपवाई, अमर सिंह साजिश रचे हैं। तो आज जो संजय यादव है वही अमर सिंह समाजवादी पार्टी में साबित हुए थे। और मेनका गांधी का क्या हुआ? तो मैं यही कह रहा हूं कि ये परिवारवादी पार्टियों का चलन बन गया है। मैं देश की जनता को चाहता हूं वो समझे इस बात को कि परिवारवादी पार्टियों में सत्ता 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 और सत्ता के लिए संघर्ष, सत्ता के लिए यही सब कुछ होता है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवम त्यागी जल्दी से अपनी बात पूरी, फिर मैं नित्य रंजन जी के पास आ रहा हूं। एलजेपी को भी तो जवाब देना ही होगा। देखिए, इस सारी चीज का निचोड़ एक ही है अशोक जी। जितनी भी ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनके बेटे अपने आप को परफॉर्मेंस रिव्यू से ऊपर रखना चाहते हैं। आप नौकरी करते हैं, आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता है, किसी भी का भी बेटा है, किसी की भी बेटी है, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद उसको शाबाशी या फिर उसको क्रिटिसिज्म दोनों मिलता है। इस देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां जो परिवारवादी हैं, उनके बेटे अपने भाइयों से, अपने चाचाओं से, अपनी बहनों से लड़कर एक उस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं और वहां पहुंचकर अपने चारों तरफ संजय यादव नामक इस तरह के लोगों की, चाटुकारों की फौज खड़ी कर लेते हैं, जिसमें वो हारे या जीते उनका पद इंटैक्ट रहना है। उस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं है। अगर करेगा कोई सवाल जवाब तो उसको सिद्धू बना दिया जाएगा, उसको और लोग बना दिए जाएंगे, उसको G23 बना दिया जाएगा, उसको शिवपाल यादव बना दिया जाएगा, उसको जो है रोहिणी आचार्य बना दिया जाएगा। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते, वो उस पार्टी के सर्वे सर्वा भगवान है। परफॉर्मेंस रिव्यू कोई हो नहीं सकता। अब आगे आते हैं, अरे जब 50 मौके मिले, तुम 50 इनिंग किसी बैट्समैन को खिलवा दो, एक में तो सेंचुरी मारेगा। हाँ, बिल्कुल। बस यही फर्क है। आ रहा हूं, रुकिए, आ रहा हूं। परफॉर्मेंस रिव्यू से ऊपर रहना चाहते हैं, भगवान के लेवल पे रहना चाहते हैं कि मतलब यही है, न खाता न बही। जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कहे वही सही। उस रिव्यू से डरते हैं। 50 मौके मिलते हैं, उसके बाद एक चुनाव में सीटें आ जाती है, कहते हैं ये देखिए हमने कर दिया परफॉर्म। अरे कोई भी कर देगा भाई। ओके भुवन भास्कर जोशी 30 सेकंड, फिर मैं नित्य रंजन जी के 30 सेकंड। पूरे देश ने देखने का काम करा है। आरके सिंह ने उनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न करे। ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बाद सबसे पहले आरके सिंह का विकेट गिराने का काम करा। देश नीति और नियत जानता है आपकी पार्टी में कैसा लोकतंत्र चल रहा है, देश समझता है, प्रदेश समझता है। आरके सिंह का 1 मिनट, मुझे नहीं लगता। 1 मिनट रुकिए। मैं आज आरके सिंह पर चर्चा नहीं, रोहिणी आचार्य से जाकर हम आरके सिंह पर, आरके सिंह की आप सुनिए ना 1 मिनट। आरके सिंह पे किसी आप चर्चा कीजिए। जिस दिन मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में बागी नेताओं का बात करूंगा, उस दिन आप आरके सिंह पे खूब चर्चा कीजिए। आज रोहिणी आचार्य पर एक शब्द बोल दीजिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। अच्छा, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, रोहिणी आचार्य के लिए एक शब्द बोल दीजिए। घर की बेटी को कैसे चप्पल मार के निकाला गया, एक शब्द बोल दीजिए। क्या यदुवंशियों के परिवारों में बेटियों को इस तरह से चप्पल मारकर निकाला जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी एक यदुवंशी परिवार के साथ जुड़े हुए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, क्या यदुवंशियों के परिवार में, अरे उन्होंने आरके सिंह को निकाला, वो तो एक नेता था, नेता आज है कल नहीं है, लेकिन घर की बेटी को चप्पल मारकर निकाला यदुवंशियों के परिवार में, वो आप सह लेंगे? नित्य रंजन जी चलिए, ओके। नहीं, लगातार नहीं, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद। लगातार नहीं। मैं आपसे चाहता था आज आप बोलें कि यदुवंशियों के परिवारों में बेटियों को चप्पल मार के नहीं निकाला जाता, लेकिन आप सीधा आरके सिंह पर छलांग मार के पहुंच गए। नित्य रंजन जी भाई, आपकी पार्टी में भी तो यही सब कुछ होता है। वो अलग बात है, बीजेपी की मजबूरी है कि एलजेपी को साथ लेकर चलती है, और बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ रह के एलजेपी को फायदा मिल जाता है। नमस्कार अशोक भाई, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा कि किसी भी फील्ड में नेपो किड होना सौभाग्य हो सकता है, लेकिन उस पर सफलता लेना उसका प्रतिभा, मेहनत और भाग्य होता है। मैं कहता हूं कि हमारे नेता पे आते हैं। पहली बात कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को 2014 में मौका जरूर मिला जमुई लोकसभा लड़ने का, 86,000 वोट से जीते। 2019 में मौका मिला तो 2.5 लाख वोट से जीते। तो एक तो जनता का जनमत उनके फेवर में था। मैं दूसरी तरफ आता हूं कि जब 2021 में हमारी पार्टी टूटी, तो आप याद होगा अशोक भाई, आपने भी कवरेज किया था, उस समय में हमारे पार्टी के कार्यालय लूट लिया गया, कोष लूट लिया गया, हमारे सिंबल लूट लिए गए, हमारे
पार्टी के हर एक चीज को खत्म कर दिया गया। पार्टी को नई सिरे से हमारे नेता ने खड़ा किया, लोगों के बीच में गए, जन आशीर्वाद यात्रा हम लोग निकाले और आज रिजल्ट आपके सामने है। हमारे नेता ने साबित किया, जब एक बार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो उनकी विरासत है, वो विरासत उनको मिला क्योंकि उनके पुत्र हैं, तो विरासत तो उनका जो मेरे पिताजी का नाम है वो मेरे से तो अलग हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपने उस मापदंड को खड़ा किया है। पिछले 4 साल में संघर्ष करके रोड पर उनके साथ हमने धूल फाके हैं, हमने रोड पर उनके साथ अपना समय व्यतीत किया है, मैं साक्षी हूं उसके। और जब ये अरुण भारती जी की बात कर रहे थे, ये इनको पता नहीं होगा कि अरुण भारती जी का संबंध चिराग पासवान जी से आज से 18 साल पुराना है। उनकी वो एक बिजनेसमैन है, एसआरसीसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इंग्लैंड से वो एमबीए किए हुए हैं, लेकिन आज तक वो 2021 से पहले कभी राजनीतिक जीवन में नहीं थे। 2021 में जब आशीर्वाद यात्रा पार्टी टूटी, तब से वो लगातार संघर्ष के दिन में साथ में रहे और वहां से राजनीति बारीकियां सीखी। अब आज के डेट में हमारे बतौर चुनाव प्रभारी रहते, आज उन्हीं से मिले, उनके नेतृत्व में जीता है। तो ये टैलेंट है, ये टैलेंट की बात ही शिवम भाई कर रहे थे, जिसकी बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि 90 चुनाव हार गए, 95 चुनाव हार गए, फिर भी हमें मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ कि हम उनके पिता हैं या उनके पुत्र हैं, उनके चाचा, उनके मामा हैं। तो ये चीज को तो समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये एक बात है। देखिए, मैं टैलेंट सब में होता है, लेकिन जो नेपो किड्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है, और एक नहीं कई मौके मिलते हैं। लेकिन सवाल है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के संदर्भ में जो सवाल उठ रहे हैं, और अगर सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनके घर में बहुत सारा टैलेंट हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव भी टैलेंट क्यों है? भाई, पिता की विरासत के सिर्फ तेजस्वी यादव, बड़ा पुत्र होता है, कहते हैं कि बड़े पुत्र को राजपाट मिलता है, लेकिन जो बड़े पुत्र हैं वो तो बाहर धूल फाक रहे हैं, और अपने से 11 साल जो बड़ी बहन थी उसको चप्पल मार के धकिया दिए। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये शर्मनाक है। मैं आ रहा हूं इस पर मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं जी, छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम आज बिहार के बाद चर्चा कर रहे हैं परिवारवाद की हार और घर में जूतम पैजार। जिस तरह से लालू यादव के घर में जो है जूतम पैजार हुई, बहन को जो है चप्पल मार के निकाल दिया गया, ये सब कुछ जो है परिवारवाद की पार्टियों में ये एक लंबी परंपरा रही है। हर बार होता है, बार बार होता है, पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है और शायद आगे भी होगा। लेकिन जनता ने शायद बिहार चुनाव का एक बड़ा संदेश दिया, नेपो किड्स और परिवारवादी पार्टियों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। सूर्य मैथिल, क्या आपको लगता नहीं ये बड़ी शर्मनाक स्थिति और ये सत्ता का संघर्ष है सिर्फ, कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनकी सत्ता को वो सब कुछ रहे और पिता ने उनको सौंप दिया सत्ता। लालू यादव ने भी आज भी कहा कि नहीं, तेजस्वी पार्टी संभालेंगे, भले ही जो है कितनी हार होती रहे।
धन्यवाद अशोक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अशोक जी, आपने जो कहा वो 100% सत्य है और ये पूरी चर्चा का जो सार मेरे को समझ में आया, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलते बोलते धारा प्रभा अखिलेश यादव जी को बचाते बचाते उनका गुणगान करते करते एक शब्द बोल गए कि देखिए मुझ जैसे सामान्य परिवार का एक लड़का निकलकर पार्टी का प्रवक्ता बन सकता है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं वाजपेयी जी, जोशी जी, कि आप प्रवक्ता बन सकते हैं लेकिन आप पार्टी सुप्रीमो नहीं बन सकते। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और इन सभी परिवारवाद वाली पार्टियों में। मैं जो शिवम है उनकी बात से 100% सहमत हूं कि जितनी भी पार्टियां यदि वो 100% इक्विवेलेंट टू विचारधारा भाजपा की तरह हो जाती तो वो हम में ही मिल जाती, भाजपा में मिल जाती, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसीलिए वो अलायंस है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व क्षमता है, उन नेतृत्व क्षमता किनके पास में है? नरेंद्र मोदी जी के पास में है, जेपी नड्डा जी के पास में है, योगी आदित्यनाथ जी के पास में है, और मोहन यादव जी के पास में है। ये वो लोग हैं जो कि नेपो किड्स नहीं है, और नेपो किड्स अगर है तो वो विधायक है या एमपी है, कहीं कहीं अपवाद होते हैं, लेकिन जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उन सब में जो कंट्रोलेबल पावर है वो कंट्रोलेबल पावर परिवारवाद के पास में है। पिता का बेटा ही पार्टी सुप्रीमो बनेगा। अब कांग्रेस का ले लीजिए, राहुल गांधी जी के तो मेरे हिसाब से परिवार अभी है नहीं ऑफिशियली, जो सुनने में आ रहा है, दिखने में आ रहा है। तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ प्रियंका वाड्रा जी के जो दोनों बच्चे हैं कल को जाके वही कांग्रेस को संभालेंगे। तो ये जो गुलामी वाली मानसिकता ये क्षेत्रीय दलों के कार्यकर्ता नेताओं में है, वही असली परेशानी है। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने इस देश की राजनीति को बदलते हुए देखा 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी। अब देखिए जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का सरकार रही है वहां पर केवल लूट और खसोट रही है, और जहां जहां पर राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह भी सच बात है कि यदि वहां सरकार रही है तो वहां पे नेपोटिज्म और ये परिवारवाद में बहुत लगाम लगी है, और वहां पर विकास जनता के लिए जो काम करना होता है उस काम पे फोकस हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, डेस्टिनी, जो डेस्टिनी है ना कि उन्होंने बोला था तहसीन पूनावाला ने कि हम अपनी डेस्टिनी को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते जो इनकम्पिटेंट हो। तो भैया कांग्रेस के लोग भी जागो कि अपनी पार्टी को अपने ऐसे इनकम्पिटेंट व्यक्ति के हाथ में दे रखा है जो 95 चुनाव हारने के बाद भी अपने हार को स्वीकार नहीं करता, और कांग्रेस की एक लंबी जमात खड़ी हो जाती है कि बिहार की हार जो है वो राहुल गांधी की हार नहीं है। तहसीन, ये मैं आ रहा हूं आपके पास, और ये जो बात कही ना बड़ी सही बात इन्होंने कही। एक बात मैं देख रहा था पिछले चुनाव में जो है प्रियंका जी के साथ बाकायदा उनके बच्चे और उनको आगे बढ़ा गया। पहले सोनिया जी का एक चित्र याद आता है जो उन्होंने रायबरेली में कहा मैं अपना बेटा आपके हवाले कर रहे हूं। अब प्रियंका जी जाती है अपने बच्चों को लेकर, ये बच्चे और कांग्रेसी जो है उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो क्या 95 हार के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस हार के बाद क्या इस पर चिंतन नहीं होना चाहिए कि इन नेपोकिट से हम रिप्लेसमेंट ढूंढें? सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर चिंता होनी चाहिए और देश की आवाम को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अभी जो कुमार साहब ने बोला एलजेपी के, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्होंने आपके शो में कहा कि ठीक है उनके पिताजी की विरासत है तो चिराग जी को मिली, और मैं रामविलास पासवान जी का बहुत आदर करता हूं, स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी की मेरे बहुत अच्छे संबंध थे उनसे और चिराग से। पर जब हम इस चीज को जस्टिफाई करते कि पॉलिटिकल पार्टी किसी की विरासत है और उसके बाद उसके बच्चे को जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है, पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता की होती है, आवाम की होती है, किसी नेता की नहीं होती। नेता है क्योंकि कार्यकर्ता है। हम कैसे इसको एक प्रॉपर्टी की तरह एक के बाद दूसरे को देते हैं। मैं कोई चिराग पासवान पे ये टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि वो मेहनत नहीं करते। इनफैक्ट मेरा एक पॉडकास्ट निकला है, मैं मानता हूं बहुत अच्छे नेता है, बट फैक्ट है कि चिराग पासवान जी को भी एक एडवांटेज मिला जो मेरे बेटे को नहीं मिलेगा पॉलिटिक्स में। पर तहसीन भाई दिक्कत यही है कि आप चिराग पासवान पे उंगली उठा रहे हैं, और जायज है जो आप कह रहे हैं, मतलब उंगली इन द सेंस उस सेंस में नहीं, आप उनके परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं।
बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि आप चिराग पासवान के परिवार, उनकी पार्टी के परिवारवाद पे बोल रहे हैं और जो है आप कांग्रेस को जो है चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो है एक मिनट, दूसरी तरफ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, उन्होंने तमाम पार्टियों के परिवारवाद को गिनवा दिया, लेकिन जब मैंने कहा मैं उनके साथ हूं, क्या वो समाजवादी पार्टी में परिवार, तो वो चुप हो गए। तो ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड आप लोगों को भी तो हो रहे हैं, जो एलजेपी का तो हो ही रहा है, आप लोगों को भी तो डबल स्टैंडर्ड है। नहीं, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस पे बोल रहा हूं, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस पे बोल रहा हूं। तो क्या कांग्रेस को गांधी परिवार से इतर जाना चाहिए कि सारा टैलेंट गांधी परिवार में ही है? मैंने हर पॉलिटिकल, और यहां पर इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट का रोल आता है, हमें ये रूल करना होगा और इसका एक कानूनी रास्ता निकालना होगा कि आप एक संवैधानिक पद या पॉलिटिकल पार्टी में आप एक पद नहीं ले सकते जब तक आपके परिवार के इमीडिएट सदस्य, ये आपको नियम निकालना होगा। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, ये आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी लाना होगा। उसके कुछ सोल्यूशन शिवम तहसील कह रहे हैं नियम बना दो भाई, नियम बनाकर रोका जा सकता है। एक लास्ट चीज, जल्दी देखिए बीजेपी जो परिवारवाद है, जैसे कर्नाटका के उनके जो अध्यक्ष है वो येदियुरप्पा जी के बेटे हैं, वो इसीलिए अध्यक्ष है, वो आप सब जानते कर्नाटका बीजेपी की हालत क्या है, इसलिए अध्यक्ष है क्योंकि येदियुरप्पा जी के वो बेटे और बीजेपी येदियुरप्पा जी को साइडलाइन नहीं कर सकती। तो ये सच्चाई है और इस हकीकत के खिलाफ शिवम जल्दी रिस्पॉन्ड, और बस एक चीज मेरा देश की सभी ये परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप राजा राम के देश में रहते हो, मुगलों के देश में नहीं, ठीक है? राजा राम के देश में अगर बड़े भाई की सत्ता छोटे भाई को दे दी गई तो उसने खड़ाऊ रख के सत्ता चलाई। अगर उसकी मां ने 14 वर्ष का वनवास मांगा तो बुरा नहीं माना। ये औरंगजेब के उस पे मत चलो, आपको पार्टी अपनी रखनी है रखो, अपना परिवार को रखनी है रखो, लेकिन इस उम्र में माँ बाप को मारना पीटना, बहनों को भगा देना, ये औरंगजेब वाला। ओके शिवम जल्दी से, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जल्दी से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है, जो लोगों ने इतिहास में भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करे उनको बाहर करने का काम करा। कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत, कहाँ जा रहे हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी? प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट, नहीं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा था, आप परिवारवाद पे बोलेंगे, आप कीर्ति आजाद पे चले गए। कीर्ति आजाद क्या थे क्या नहीं मेरा आज कंसर्न नहीं है, बीजेपी ने कितनों को निकाला, आपकी पार्टी ने कितनों को, वो मेरा आज का विषय नहीं है। विषय से भटकिए मत, विषय पर आइए। क्या परिवारवाद देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? इस विषय पर आए, बोलिए। आज आपने जो प्रश्न चलाया है आपके स्क्रीन पे भी है, रोहिणी के विषय पे चलाया है कि वो परिवार की बात बता रही है। इन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करी, इनको बाहर का रास्ता दिखाया। अरे तो पार्टी, अरे यार पार्टी से क्या चप्पल मार के निकाला कीर्ति आजाद को? क्या चप्पल मार के? क्या प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी किस लेवल की डिबेट कर रहे हैं आप? मुझे हैरानी हो रही है। क्या कीर्ति आजाद को चप्पल मार, और वो पार्टी का कार्यकर्ता था, पार्टी का नेता था, उसने बगावत की, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप आज समाजवादी पार्टी में बगावत करेंगे, आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। आप अगर पीछे तस्वीर लगा के रखेंगे डिंपल यादव की तो उससे आप बच नहीं जाएंगे। आप आज अखिलेश यादव के खिलाफ बोल के दिखाइए, आपको पार्टी से बाहर उठा के फेंक देंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या चप्पल मार के निकाल के फेंकेंगे या कैसे निकालेंगे? सवाल मेरा यह है, घर की बेटियों को चप्पल मारकर निकालना और कीर्ति आजाद को पार्टी से बाहर करना, दोनों को इक्विवेलेंट बता रहे हैं आप, गजब तर्क दे रहे हैं आप। और बिहार का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों की थेथरोलॉजी खत्म होने को नहीं आती। आप लोग डिबेट में बैठते हैं, थेथरोलॉजी शुरू कर देते हैं। बोलिए नित्य रंजन जी, बोलिए जल्दी से। थेथरोलॉजी मेरे डिबेट में मत किया करिए प्लीज। अशोक भाई, हमारे नेता जब से हमारी नई पार्टी बनी और नया सिंबल आया तो सिर्फ बिहार में ही नहीं, झारखंड में भी हमने विधायक बनाए, हमने नागालैंड में भी बनाए। इनके जो कांग्रेस के साथी हैं या राष्ट्रीय जनता दल या अखिलेश यादव जी के जो लोग हैं, ये बताइए जिस प्रदेश में जाते हैं अपने पिताजी के बनाए हुए कार्यकर्ता और उनके जो विधायक है उनकी संख्या को घटाते जा रहे हैं। तो आप तो समझना पड़ेगा ना कि जनता नेतृत्व करता किसको एक्सेप्ट कर रही है, तो इसको समझना पड़ेगा। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए मेरा तो सीधा एक प्रश्न केवल भुवन भास्कर जोशी जी से ही है। आप आज यहां बता दीजिए कि यदि आपकी पार्टी नेपोटिज्म से हटी हुई है, उससे जो है उस पर विश्वास नहीं करती है, तो अखिलेश यादव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है? चलिए, सवाल सभी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उन तमाम पार्टियों में परिवारवादी पार्टियों में तय है कि भैया बाप का जो है वो बेटा ही संभालेगा विरासत, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी विरासत के लिए ये जूतम पैजार होता है जो आज जो है
आरजेडी के अंदर हो रहा है, लालू यादव के परिवार में हो रहा है। समय आज इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।